वेलकम है आपका फिर से एक नए सेशन में। कल हमने लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, लैंग्वेज के कुछ हमने प्रिंसिपल्स किए थे। आज उसी सेशन में हम आगे चलते हैं। आज हम करेंगे भाषा की प्रकृति, नेचर ऑफ लैंग्वेज की भाषा का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपके इनसे भी, ठीक है। तो चलिए, पहला पॉइंट है आपका संप्रेषण का साधन। जो लैंग्वेज है वो एक संप्रेषण का साधन है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या है। भाषा मेनली हमारे विचारों का आदान प्रदान है, एक्सचेंजेस है, हमारे आइडियाज़ का। हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों तक पहुंचाना ही हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा संप्रेषण है, हमारे विचारों का आदान प्रदान है, ठीक है। जब हम भाषा, विचारों और भावनाओं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उनका एक मुख्य साधन है भाषा। प्रतीकात्मक व्यवस्था है, जहाँ भाषा ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों के एक प्रतीकात्मक प्रणाली, प्रतीक यानी कि चिन्ह, साइन, सिंबल्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये और नेचर भी है लैंग्वेज का कि हम मैक्सिमम टाइम लैंग्वेज में हम किन्हीं साइन का और सिंबल का यूज़ करते हैं, या किसी साउंड के जरिए करेंगे, या किसी सेंटेंस के जरिए, या वाक्यों के जरिए, ठीक है। जिसका अर्थ मेनली हमारे जो सोसाइटी है, समाज में जब हम रहते हैं, सामाजिक जो हमारी सहमति है उससे तय होता है। देखिए, जो साइन और सिंबल्स हैं ना, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो आज तो बहुत सारे सिंबल्स हम यूज़ करने शुरू कर दिए हैं हमने। जैसे कि व्हाट्सअप पे आप मैसेज भेजते हो, मैसेज में आपके बहुत सारे इमोजीज आती हैं। कहीं स्माइली वाली इमेजी होगी, कहीं सैड वाली इमेजी होगी, कहीं आपकी नमस्ते वाली इमोजी होती है, कहीं फ्लावर वाली इमोजी है। तो ये इमोजीज़ क्या है? ये इमोजीज़ ही आपके साइन और सिंबल्स हैं, आपके प्रतीक हैं। क्योंकि आपने एक स्माइली वाली इमोजी भेज दी तो आप सामने वाला समझ जाएगा कि आप किस वे में स्माइली भेज रहे हो, कि सामने वाला स्माइल कर रहा है। सिर्फ उस साइन से ही पता चल गया कि सामने वाले ने स्माइल पास करी, कि हाँ कुछ खुशी की बात है, ठीक है। इस तरह से कुछ साइन और सिंबल्स हैं जो हम अपनी सहमति से, अपने समाज के आसपास के लोगों से सहमति से हम उन सिंबल्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। पहले के टाइम और आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले के टाइम में जैसे कि हम लेटर लिखते थे, लेटर में हम ना हमेशा ही इमोजीज़ बनाते थे। यही वाली इमोजीज़ जो आजकल आपकी मैसेज में आती हैं, पहले ये इमोजीज़ हम लेटर में लिखकर दूसरों तक पहुंचाते थे। आजकल आप व्हाट्सअप पे या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी आप मैसेज करते हैं, इमोजीज़ का यूज़ करते हो। तो यह प्रतीकात्मक व्यवस्था है। भाषा में हमेशा हम ये साइन का और सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। लैंग्वेज में हमेशा क्रिएटिविटी होती है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में कभी भी ना जो भी रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो शब्द हैं, उनको बनाने की बहुत सारी क्षमता होती है कि हम एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है इस चीज़ की कि भाषा सिर्फ एक लिमिट तक ही सीमित है, नहीं। इसके अलावा भी भाषा बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि भाषा के नियम क्या हैं, शब्द कैसे हैं, कैसे शब्द बनेंगे, व्याकरण कैसे यूज़ करेंगे। नए नए तरीके से हम नई नई चीज़ों को बनाते रहते हैं, लैंग्वेज में क्रिएटिविटी करते रहते हैं। और जिस बच्चे की भाषा की स्किल अच्छे से डेवलप होगी, वो नई नई क्रिएटिविटी करेगा। क्रिएटिविटी किसी भी फील्ड में हो सकती है, या आपके एजुकेशन फील्ड में हो या किसी भी आप फील्ड में हो। अब मान लीजिए आप एजुकेशन फील्ड में हो, जब आप क्वेश्चन लिखने जाते हो पेपर पे, अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चंस को जब आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हो ना, वो भी एक तरह की क्रिएटिविटी ही है। क्योंकि उस क्रिएटिविटी में आप नए नए वर्ड्स को ऐड करने की कोशिश करते हो, नए नए वर्ड्स को दूसरों को, अपने एग्जामिनर को बताने की कोशिश करते हो। अब आप एग्ज़ाम में कैसे करते हो, कैसे लिखते हो अपना क्वेश्चन? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर आप उसके मेन क्वेश्चन है जो आपके उसके पॉइंट पर आओगे, फिर बीच में कुछ आप फ्लो चार्ट्स बनाओगे, ट्रायंगल करके बना दोगे, या किसी कोई डायग्राम बना दोगे बीच बीच में जैसे जैसे आएगा। फिर आप उन डायग्राम्स को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। तो वो क्या है? वो आपकी क्रिएटिविटी है। कहीं आप वो अंडरलाइन करते हो, हेडिंग्स को ज़्यादा बोल्ड कर देते हो, तो वो आपकी क्रिएटिविटी है। और लैंग्वेज में हमेशा क्रिएटिविटी रहेगी। जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी तब तक हमारी भाषा भी अच्छे से डेवलप नहीं करेगी। तो भाषा भी समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ये भी इसका नेचर है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही भाषा भी चेंजेस होते रहेंगे। भाषा में, लैंग्वेज में चेंजेस होते रहेंगे। पहले के टाइम में हमारी लैंग्वेज कैसी थी, एंशिएंट टाइम में हमारी लैंग्वेज कैसी थी, और जैसे जैसे एंशिएंट टाइम से यहाँ तक का हमने सफ़र तय करा, इतने साल लग गए हमारी भाषा को इतने सारे चेंजेस आने में। और कितने सारे चेंजेस आए हैं हमारी भाषा में। हमने बहुत सारी भाषा के शब्दों को, वर्डों को, और नए नए इतने वर्ड्स भी हमने बना लिए अपनी लैंग्वेज में जो आपको डिक्शनरी में कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो वो क्या? वो क्रिएटिविटी ही तो है, सृजनात्मकता ही तो है भाषा की, कि हमने इतने नए वर्ड्स को आज हमने ऐड कर लिया है जो हमें कभी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। अब डिक्शनरी में शब्दकोश में क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उस टाइम पर वो फॉर्म हुए नहीं थे। वो चीज़ें अब फॉर्म हुई हैं। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड्स आपको पता ही होगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप लिखना, मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन से वर्ड है। जैसे मैं बता देती हूँ कुछ, तो जैसे कि व्हाट्सअप, कभी आपको इसका कोई मीनिंग नहीं मिलेगा।
मिलेगा, फेसबुक है आपका, और ईमेल है आपकी, और आपका इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, जितनी भी नई नई ऐप्स हैं उनका कभी भी आपको कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उन वर्ड्स को हमने नए नए ईजाद कर दिया है, नए नए फॉर्म कर दिया, जैसे कि शॉर्ट्स होना, रील्स जो आप देखते हो आजकल, ये इनके मीनिंग कभी नहीं मिलेंगे। ये हमें समय की डिमांड के अकॉर्डिंग, जो हमारा आज का मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, उसके अकॉर्डिंग हमने नए नए वर्ड्स को बना लिया है। तो वही हमारी सृजनात्मकता है, वही हमारी क्रिएटिविटी है। ठीक है। अगला है सामाजिक घटना। सोशल फिनोमिना है हमेशा भाषा, क्योंकि जो हमारी भाषा है वो समाज में डेवलप होती है, समाज में विकसित होती है, और संस्कृति ने हमें विरासत में दी है, और जो आगे आगे चलती रहती है और बहुत सारे चेंजेस उसमें लाती रहती है। गतिशीलता, भाषा में हमेशा गतिशीलता होगी, कभी भी भाषा स्थिर नहीं होगी, तभी तो परिवर्तन आते हैं, जैसे समय के अनुसार बदलती रहती है। जितने भी मैंने एग्जांपल दिए कि आपने नए नए वर्ड्स को फॉर्म कर दिया, नए नए वर्ड्स को बना दिया, जैसे कि आपने रील बना दी, अपने व्हाट्सअप एक नई ऐप बना ली, आपने फेसबुक बनाया, आपने ट्विटर बनाया, आपने टेलीग्राम बनाया, यूट्यूब बनाया, ये सारे क्या है? ये भाषा की नई फॉर्म है, सृजनात्मकता है, और यही गतिशीलता है कि भाषा समय के साथ परिवर्तित होती है, हो रही है। हमारे बोलने के तरीकों में भी परिवर्तन आ गया, हमारे लिखने के तरीकों में भी परिवर्तन आ गया है ना। नमस्ते करने के तरीकों में, हाय, हेलो, हर चीज़ में हमारे यहाँ चेंजेस आ गए हैं। पहले हम हेलो लिखते थे, हेलो, आजकल कोई नहीं लिखता, आजकल लिखते हैं हाय। अब जैसे सीटेट टाइम में लिखा था हाय मैम, तो ये क्या? ये नया फॉर्म है। पहले हम नमस्ते करते थे, नमस्ते, नमस्कार, है ना, धीरे धीरे प्रणाम, और ये चीज़ें आजकल बच्चे करते भी हैं, लेकिन फिर भी नई नई चीज़ें हम फॉर्म करें, बुरा नहीं मानना, बट ये एग्जांपल है कि हम समय के अनुसार स्थिति बदल रही है, तो आज वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब टीचर स्टूडेंट्स का बॉन्ड भी, जो भी आपस का एक फ्रेंड वाला, एक आपका मैं बताऊँ तो मोटिवेटर वाला, एजुकेटर वाला, गाइड वाला बन गया है। पहले गुरु गुरु होता था, लेकिन आज गुरु में ही सारी चीज़ें हैं। तभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो टीचर है एज ए फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। कभी क्वेश्चन देखा ना, ये भी आता है कि टीचर क्या है? टीचर एक फैसिलिटेटर है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। कैसी फैसिलिटीज़? बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। टीचर पढ़ाता भी है, टीचर तो है ही है, गाइड भी है, काउंसलर भी है, मोटिवेटर भी है, और एक फ्रेंड भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ एक टीचर में होनी चाहिए। अगला है आपका व्यवस्थिता, कि व्यवस्थित होगी। जब भी हम कोई भाषा की बात करें तो भाषा हमेशा एक व्यवस्थित होती है, उसमें साउंड्स मिलेंगी, ध्वनियाँ मिलेंगी, शब्द मिलेंगे, वाक्य मिलेंगे, और अर्थ मिलेंगे, और सबका कुछ ना कुछ रूल में बंधे हुए होंगे, क्योंकि भाषा हमेशा व्याकरण पर डिपेंड होती है, व्याकरण पर आधारित होती है। अगला है प्रकार्यात्मक, कि भाषा का जो उपयोग है हमेशा समय के अनुसार बदलता रहता है। समय के अनुसार कैसे? जैसे कि सिचुएशंस जैसी होगी, जैसे हमारा टाइम होगा, उस टाइम के और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? अपनी भाषा का यूज़ करेंगे। फॉर्मल वे में औपचारिक या अनौपचारिक भाषा का हम यूज़ करते हैं। तो जैसा समय बदलेगा, जैसी सिचुएशंस होगी, समय के अनुसार जब हम भाषा का यूज़ करते हैं, वो प्रकारात्मक भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। स्वाभाविक अर्जन, भाषा हम स्वाभाविक ही सीख लेते हैं, है ना, क्योंकि भाषा को सीखना एक तो स्वाभाविक सीख है कि इन्वायरमेंट में आप रहकर सीख रहे हो, अपने आप से अपनी भाषा सीख ली, वो कहलाता है भाषा का अर्जन। लेकिन भाषा अर्जन जब कर लिया आपने, जब आपने अपनी मातृभाषा को सीख लिया, अब उसके बेस पर ही जब आप अपनी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हो, टारगेट लैंग्वेज को सीखते हो, वो आपकी लर्निंग कहलाती है, अधिगम कहलाती है। ठीक है, इसका भी हम कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे। तो स्वाभाविक अर्जन करते हैं भाषा का, बच्चा मातृभाषा को सहज रूप से ही सीख लेता है, जबकि दूसरी भाषा को सचेतन प्रयास करना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा है, भाषा सीख रहा है, इन्वायरमेंट में जैसे रह रहा है, जैसे फैमिली है बोलती है, माँ बोलेगी, और बच्चा जैसा आसपास देखेगा तो बच्चा भी वैसे ही बोलेगा, टोन पिच सब उसका वैसे ही होगा। ये भी मैंने कल सेशन में बताया था आपको। अगला है बहुभाषिक संदर्भ। भारत जैसे देश में कई भाषाओं के संपर्क में आते हैं बच्चे, जैसे उनकी भाषा क्षमता बहुत बहुआयामी होती है। यानी कि हम क्या करते हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, वहाँ हम अलग अलग भाषा के टोन में आएंगे, क्योंकि हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं, अलग अलग एरिया की बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे की, सब बच्चों को पता होगा कि किस एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है और कैसे बोली जाती है, उनकी टोन क्या है। अब कई बार आप मजाक भी करते हो कि वो लोग ऐसे बोलते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन ऐसी है। सबका प्रोनाउंसिएशन का तरीका, फ्लुएंसी का तरीका सबका अलग अलग होता है। वो मैटर करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा एरिया कैसा है, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कैसी हैं। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज यानी कि हमारा जो क्षेत्रीय एरिया है ना, वो क्षेत्रीय एरिया कैसा है। जैसे कि कुछ बच्चे बिहार के हैं, कुछ बच्चे यूपी के हैं, कुछ बच्चे पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बच्चे राजस्थान के हैं। तो इन सब के एरियाज़ के इनकी टोन अलग अलग होगी बोलने की। इवन हरियाणा में भी अगर आप देखो या राजस्थान में भी आप देखो,
तो इवन अगर आप यूपी बिहार में भी देखोगे ना, सब एरिया की जगह जगह की हर डिस्ट्रिक्ट की बोली आपको अलग 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 मिलेगी, कि बोलियां भी अलग हैं, उन बोलियों की टोन भी आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है, वही बोलते हैं बहुभाषिकता संदर्भ की। जैसे जैसे बच्चा भाषाओं के संपर्क में आता जाएगा वो सारी ही भाषाएं सीखता जाएगा। अब जो ये कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं, चाहे तो आप इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है सिंटेक्स, वाक्य विन्यास, कि वाक्यों को बनाने के लिए शब्दों और वाक्यांशों की व्यवस्था। जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, उस सेंटेंस को बनाने के लिए जब हम वर्ड्स की और एक सेंटेंस की एक पूरी व्यवस्था करते हैं, उसे सिंटेक्स बोलते हैं। कि कैसे लिखेंगे, एक फॉर्म होती है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो एक व्यवस्था है। सिंटेक्स क्या है, वाक्यों को बनाने के लिए शब्दों और वाक्यांशों की एक व्यवस्था। वाक्यांश होते हैं आपके फ्रेजल वर्ब्स। अगला है स्वनिम, फिनोम। फिनोमिन क्या होता है कि भाषा की एक ध्वनि सबसे छोटी इकाई, फिनोमी। तो इसको बोलते हैं एक शब्द को जो दूसरे से अलग करती है। जो फिनोमी है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली जाती है। इसके बाद साउंड्स की जो इकाई है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल लिखा है फल, फ और ल। अब इसमें साउंड को हम चेक करना है, फल, फ और ल, फ की साउंड अलग आ रही है, ल की साउंड अलग आ रही है। फोनिम है, यहाँ सिर्फ हम साउंड पर बात करते हैं, साउंड की, ध्वनि की बात करते हैं। तो फ की साउंड और लो की साउंड, फै और लै को अलग अलग से हमने डिवाइड कर दिया, तो फै और लै अलग अलग साउंड में आ रहा है। लेकिन यहाँ फै को डिवाइड नहीं करेंगे हम सिर्फ साउंड को डिवाइड करें। ऐसे तो कहोगे कि फै कैसे बनता है, अदब फ और इसके अंदर ल, ऐसे करके ये फै बनता है पूरा। लेकिन यहाँ हम वर्ड्स को तोड़ नहीं रहे हैं, हम यहाँ साउंड्स की बात कर रहे हैं, ध्वनि की बात कर रहे हैं। तो भाषा की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम बोलते हैं, फिनोमिम बोलते हैं। ठीक है, अगला है लिंग्विस्टिक, व्यवहार मूलक। भाषा विज्ञान की वह शाखा जहाँ भाषा का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जहाँ भाषा की रिसर्च की जाती है, भाषा विज्ञान को ही हम लिंग्विस्टिक या व्यवहार मूलक बोलते हैं। फिर आता है आपका मॉर्फिम, रूपम। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, कि अर्थ निकलना चाहिए। जब भी आप किसी वर्ड को तोड़ोगे, तोड़ते टाइम उसको टुकड़े करोगे, तो टुकड़े करते टाइम उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकला तो वो मॉर्फिम नहीं है। मॉर्फिम यानी कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण देखिए, लड़कियाँ, लड़की मूल शब्द है और या इसमें बहुवचन है, तो लड़की ये जो मूल वर्ड है ये मॉर्फिम, यही मॉर्फिम है। अगर लड़की को आप अलग अलग से तोड़ोगे ना, लड़की, तो इसको हम अलग अलग से नहीं तोड़ पाएंगे, इसको मॉर्फिम नहीं बोलेंगे। मॉर्फिम उसे बोलेंगे कि सबसे छोटी इकाई जिसको तोड़ा ना जा सके आगे, लेकिन मीनिंग निकलना चाहिए, है नी। ठीक है ना, कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि पढ़ाई, पढ़ मूल शब्द और इकाई पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ना, ये पढ़ना ही हमारा मॉर्फिम है पढ़ाई में। चलिए, अगला है सिमेंटिक। सिमेंटिक होता है आपका अर्थ विज्ञान, कि भाषा में शब्दों, वाक्यों और उनके अर्थों का अध्ययन और विश्लेषण करना ही सिमेंटिक कहलाता है। सिमेंटिक यानी कि भाषा में जो शब्द हैं और वाक्य हैं उनके अर्थों का अध्ययन, उनके मीनिंग का अध्ययन करना ही हमारा सिमेंटिक कहलाता है, अर्थ विज्ञान। ठीक है, मीनिंग अर्थ निकालने से है यहाँ सिमेंटिक का, कि जहाँ हम शब्दों और वाक्यों का अर्थ निकाल लेते हैं वहाँ उसे सिमेंटिक बोलते हैं। जैसे कि सूरज शब्द, सूरज शब्द क्या है, वह तारा जिसे पृथ्वी से प्रकाश मिलता है। कि सूरज को अगर मैं आपको बोलूँगी कि एक आप बताओ कि सूरज क्या है, सूर्य क्या है, तो आप बताओगे कि एक तारा है जिससे पृथ्वी का प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है हमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो एक मीनिंग निकालिए। अर्थ पर मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं, अर्थ की मीनिंग की, अर्थ विज्ञान सिमेंटिक। अगला है आपका भाषा अर्जन, कि भाषा अर्जन क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन एक स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। स्वाभाविक कैसे, कि जैसे ही बच्चे इन्वायरमेंट में आया, बच्चे पैदा हुआ, पैदा होते ही वो एक स्वाभाविक तौर पर जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, वातावरण सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है बच्चे को। जिस वातावरण में बच्चा रहेगा, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रहेगा, बच्चे की लैंग्वेज वैसे ही बनेगी, बच्चे की सोच वैसे ही बनेगी, थिंकिंग वैसे ही बनेगी, बच्चे का व्यवहार, बिहेवियर भी वैसा ही बनेगा। तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। तो लैंग्वेज बच्चे की वैसी होगी जैसा इन्वायरमेंट होगा। और जो भाषा अर्जन बच्चा करेगा, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को जब बच्चा एक्वायर करेगा, अर्जित करेगा, तो वो अनौपचारिक तरीके से करेगा, यानी कि सहज ही, जैसे इन्वायरमेंट में बोल रहे हैं, बोल बोल जब देखेगा, सुनेगा, तो अपने आप से सहज रूप से वो भाषा सीख जाएगा।
जिसके द्वारा बच्चा अपनी मातृभाषा को बिना सीधे शिक्षण के सीखते हैं। कोई शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, किसी ग्रामर के बारे में हमने, व्याकरण के बारे में बच्चों को बताया, लेकिन बच्चा सहज ही सीख जाता है। ठीक है, सहज और अनौपचारिक प्रक्रिया है अर्जन करना। समाज में संपर्क करेगा, अनुकरण करता है, इमिटेशन करता है, ठीक है, संवाद करता है, तो इसके जरिए भाषा सहज तरीके से अपने आप ही सीख लेता है। उसे ही अर्जन कहते हैं, भाषा को एक्वायर करना बोलते हैं। अब भाषा अर्जन की कुछ मुख्य जो विशेषता है, करैक्टरिस्टिक्स हैं। सहज प्रक्रिया, अपने आप ही बच्चा जैसे ही जन्म लिया, जन्म के साथ ही बच्चे में एबिलिटी होती है कि बच्चा भाषा सीख लेगा, अपने आप ही से ही वो सीख लेता है। अचेतन सीखना है, बच्चे नियमों को समझे बिना ही भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल बच्चों को नियम नहीं पता, ग्रामर नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन अपने आप से बच्चे भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। परिवार और वातावरण से संवाद द्वारा बच्चा भाषा विकसित करता है। कर्मिक विकास, कर्म से विकास होता है। पहले रोएगा बच्चा, फिर बड़बड़ाएगा, फिर एक शब्द बोलेगा, फिर 2 शब्द बोलेगा, फिर पूरा वाक्य बनाने की प्रक्रिया बच्चा करता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में कल भाषा की प्रक्रिया और उसके चरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल सेशन में। बाय, टेक केयर।